परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर होंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम। पीएम मोदी आज करेंगे ऐलान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती। पीएम मोदी संसद भवन में देंगे श्रद्धांजलि। राजस्थान और केरल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। 3 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट। सीएम योगी आज जर्मनी के राजदूत से करेंगे मुलाकात। 10:30 बजे करेंगे मुलाकात कर कई मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई। आज श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के मामले पर होगी सुनवाई। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 10 लोग गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। सबसे पहले खबर दिल्ली से है, जो कि दिल्ली में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। 27 और 28 जनवरी को कार्यकारिणी की ये बैठक होनी है। प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी। बता दें, दिल्ली में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। दिल्ली में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 27 और 28 जनवरी को बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 27 और 28 जनवरी को कार्यकारिणी की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली में, जहां भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब लगातार हर प्रदेश में उसकी कार्यकारिणी बैठक होगी। साथ ही 2024 के लिए पूरी भूमिका सजाई जाएगी। साथ ही 2023 में होने वाले मुख्य चुनावों पर भी गहनता से चर्चा की जाएगी। साथ ही संगठन से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। और अगली खबर प्रयागराज से है, जहां हाईकोर्ट जज की सुरक्षा में चल रही गाड़ी पलटी है। प्रयागराज से वाराणसी जाते समय हनुमानगंज में यह हादसा हुआ। जज की सुरक्षा में चल रही गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। गाड़ी में बैठी महिला कांस्टेबल को आई चोट। प्रयागराज से वाराणसी जाते समय यह हादसा हुआ, जहां कार में बैठी एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। जज की सुरक्षा में जो गाड़ी चल रही थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई। हाईकोर्ट जज की सुरक्षा में चल रही गाड़ी पलटी। गाड़ी में बैठी महिला चोटेल हुई। खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज से हाईकोर्ट जज की सुरक्षा में चल रही गाड़ी पलटी है और उस गाड़ी में एक महिला सवार थी जिसको काफी चोटें आई है, ऐसा बताया जा रहा है। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आजाद मार्ग चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदते हुए कार में टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक कार को खींचते हुए खाई में जा गिरा।
हादसे में 3 राहगीरों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इससे लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर 5 किलोमीटर से अधिक का लंबा जाम लग गया। आपको बता दें, पुलिस ने समझाने का काफी प्रयास किया तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस लोगों को समझाने में सफल हुई है और वहीं विधायक आशुतोष शुक्ला ने जिला प्रशासन पर कई सवाल उठाए हैं और ओवरलोडिंग बंद करने की मांग की है। अपने स्तर से भी 50,000 की सहायता करने की घोषणा की है। जो आज़ाद चौराहा है वहाँ पर एक दुखद और बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रॉला द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई। दोनों गाड़ियाँ जाकर के गड्ढे में गिर गए, जिससे कि 3 लोगों की जो कार सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। साथ में 3 व्यक्ति अन्य जो बाहर थे, चौराहे पर खड़े थे, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। क्या वजह? ये हादसा हुआ है जो सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन से एक मांग करना चाहूँगा कि चाहे हमारी बेदरका रोड हो, चाहे बक्सर रोड हो, चाहे हाईवे हो, इस पे ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए। ये भारी क्षति हुई है। इसमें हमारी विधानसभा भगवान नगर के झुआ के 3 लोग निवासी हैं, पप्पू तिवारी के चाचा हैं, भाई हैं, एक सुपासिक हैं और जो मृतक हैं। सब लोग हमारे घर परिवार कैसे थे, 20 साल से उनका मेला लगता था। हमारे व्यक्तिगत उनके निजी संबंध हैं। मैं जैसे 6 से आया हूँ, जानकारी में हुई तो घरेलू कपड़ों में भग के आया हूँ। पूरे मृतक परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। तो ये दर्दनाक सड़क हादसा उन्नाव में हो गया। उन्नाव के अचलगंज में ये हादसा हुआ। लखनऊ कानपुर हाईवे पर बंतर औद्योगिक क्षेत्र के पास देर रात ये हादसा हुआ था और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता उन्नाव से अरुण अवस्थी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कि अब क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। बेहद दर्दनाक सड़क हादसा ही हुआ। अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, कल रात में ही सारे शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और जो परिजन है वो पोस्टमार्टम हाउस में हैं और प्रशासन भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की पोस्टमार्टम करा करके इनके 100 परिजनों को सौंप दिए जाएं। हालांकि अगर बात करें तो पूरी रात प्रशासनिक अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पे रहे और ये देखते रहे, इस तरीके के प्रयास करते रहे कि कहीं से किसी भी तरीके का कोई विरोध न सामने आ पावे। एक और बड़ी बात है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ, भीषण सड़क हादसा हुआ, इसमें 2 परिवारों की खुशियां छीन गई हैं। एक माँ बेटी की मौत होती है, वहीं 2 जो कार सवार होते हैं उसमें पिता पुत्र और दामाद होते हैं, तीनों की ही मौत हो जाती है। इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा हादसा है और प्रशासन पर जिस तरीके के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और उन आरोपों में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि जो हाईवे है इस पर सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक खनिज लदे वाहन खड़े रहते हैं हाईवे पर, जिससे अपने आप दुर्घटनाओं का ये कारण बन जाते हैं। कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरा बड़ा कारण ये रहता है कि ये इनमें आपाधापी रहती, आगे पहुंचने की जल्दबाजी रहती, जल्दी से जो खनिज लदा रहता उसको खाली करने की जल्दबाजी रहती है। इसी तरीके से उन्नाव को अवैध रूप से खनन के लिए जाना जा रहा है इन समय। हालांकि स्थानीय विधायक ने भी इस बात को उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो कल ये बात कहते हुए नजर आए कि पुलिस का काम संतोषजनक नहीं है, ARTO का काम संतोषजनक नहीं है, ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन खनन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जबकि सही बात यह है कि जो खनती बनी है सड़क के किनारे वो खनन से खनती बनी है और अवैध रूप से जो प्लाटिंग हो रही है उसके चलते खनती बनी हुई है। अगर कल दुर्घटना की बात करें तो कार सवार खड़े थे और ये जो डंपर था, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि बहुत तेज था, इसकी रफ्तार 80 से 90 के बीच में रही होगी और ये अनियंत्रित हो जाता है चौराहे पर भीड़ देखने के बाद में। जिसके बाद जो सड़क के किनारे 3 किसान खड़े थे, जिसमें एक माँ बेटी थी और एक अन्य किसान था, पहले उनको रौंदते हैं, फिर कार को लेकर उस खंती में चले जाते हैं जो खंती करीब 10 से 12 फीट गहरी होती है। उस खंती से बाद में प्रशासन किसी तरह से कार सवारों को बाहर लाता है और उसके बाद अस्पताल भेजता है, लेकिन तब तक इन तीनों की ही मौत हो चुकी होती है। इसलिए एक बड़ी दुर्घटना है और इस दुर्घटना की अगर बात करें तो एक सवालिया निशान भी है। जी
जिस डंपर की वजह से ये पूरी दर्दनाक घटना हुई, उस डंपर चालक के भागने की बात सामने आ रही है, क्या अभी तक उसे पकड़ा गया? नहीं, डंपर चालक की अगर बात करें तो डंपर चालक घटना के बाद से ही फरार है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन वही बात कह रहा है जो हमेशा कहता आया है कि उसके पकड़ने के प्रयास हो रहे हैं, टीम बनाया दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये दुर्घटना है, इस दुर्घटना को पूरा नहीं किया जा सकता है। अब सिर्फ लकीर का फकीर पीटने का काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रशासन है वो पहले कार्रवाई नहीं करता, और जब कोई एक बड़ी दुर्घटना सामने आती है तब सिर्फ बयानबाजी की बातें सामने आती है। जी बिल्कुल, अभी पिछले साल ही अपने कानपुर में एक बड़ा हादसा देखा था जिसमें भारी मात्रा में लोग सवार थे, इसकी वजह से अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरलोडिंग के चक्कर में, चाहे वो लोगों की ओवरलोडिंग हो या सामान की ओवरलोडिंग हो, उसकी वजह से कई हादसे सामने आते हैं। साथ ही इस समय कोहरे का भी माहौल चल रहा है, काफी मौसम में काफी बदलाव है, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है किसी प्रकार की। पुलिस मौका जब हादसा हो जाता है उसके बाद पहुंचती है और उसके बाद सिर्फ दलीलें पेश करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली पुलिस को, अगर पुलिस पहले से ये व्यवस्था कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि दिन भर डंपर खनिज लदे वाहन दौड़ते रहते हैं और पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, या आरटीओ इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कार्रवाई की बात तब कही जाती है जब कोई बड़ी दुर्घटना सामने आती है। अगर लगातार रोज इस तरीके से कार्रवाई हो, जो अवैध ओवरलोडिंग करते हुए वो खनिज लदे वाहन दौड़ते रहते हैं सड़कों पर यमदूत बनकर, अगर इन पर सही समय पर सही कार्रवाई हो जाए तो इस तरीके की घटनाएं दिखाई न पड़े। अगर बात करें तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी दुर्घटना थी, और इस दुर्घटना को लेकर के प्रशासन पर जो सवालिया निशान लग रहे हैं, उन सवालिया निशानों का जवाब आज प्रशासन के पास नहीं है। अब प्रशासन सिर्फ कार्रवाई की बात करके अपना पीछा छुड़ा रहा है। जो ओवरलोडिंग है इसको पहले बंद कराना पड़ेगा, तभी इस तरीके की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। जी अरुण, मृतक के पोस्टमार्टम होने के लिए गए, कब तक पोस्टमार्टम हो जाएगा, इसकी कोई जानकारी आपके पास? जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है कि 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में पोस्टमार्टम करा दिया जाए। हालांकि जो पोस्टमार्टम ड्यूटी डॉक्टर है उनको सूचना दे दी गई है, जिस तरीके के सूत्र बता रहे हैं, और पोस्टमार्टम ड्यूटी डॉक्टर के पहुंचते पोस्टमार्टम शुरू होगा। क्योंकि 6 लोगों का पोस्टमार्टम होना है तो लगभग 2.5 से 3 घंटे पोस्टमार्टम में लगेंगे, और डॉक्टर आने के बाद में, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि 12 से 1 बज सकते हैं पोस्टमार्टम पूरा होने तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता उन्नाव से जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी कि कुछ समय लग सकता है पोस्टमार्टम में। साथ ही ये जो बड़ी दुर्घटना हुई है, इस पर उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ है और 6 लोगों की मौत हो गई है। इसी तरह दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में भी सड़क हादसा देखने को मिला। एक ईंटों से भरा ट्रक सड़क से गुजर रहा था, तभी अचानक से सड़क धंस गई और ट्रक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग भी घटनास्थल पर पहुंच गया। तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मौके पर पहुंचे एक दमकल कर्मी ने बताया कि इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, क्या घटना हुई, क्या सूचना मिली आपको? मैं दिल्ली सिविल से मंगोलपुर से हमें सूचना मिली कि एक ट्रक ई ब्लॉक के थाने के सामने दीवार से टकरा के गिर गया है। यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। कितने लोग जो है बताए गए कि इसमें दबे हुए थे, आपने जब रेस्क्यू किया? अभी जो हमने रेस्क्यू किया करीबन 4 लोगों का किया, और उन्हें हमने ठीक ठाक अभी संजय गांधी हॉस्पिटल में भेज दिया है। वो उपचाराधीन है संजय गांधी हॉस्पिटल के। नाम बताएं अपना। मेरा नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी, कौन सी जगह है, क्या घटना हुई है? मंगोलपुरी बी ब्लॉक स्टैंड है। यहाँ पर 3 बंदे ट्रक के नीचे दब गए थे, 4 बंदे दबे थे, 1 बंदा अभी भी दबा पड़ा। 3 बंदों को निकाल के 2 बंदे हॉस्पिटल भेज चुके हैं, 1 बंदा ठीक ठाक है, और उसमें 1 बंदा अभी तक दबा पड़ा है। कौन कौन सी यहाँ पुलिस मौजूद है, क्रेन मौजूद है? पुलिस मौजूद है, क्रेन मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, सब आ चुके हैं, लेकिन बस ये ट्रक को हटाने की सुविधा करी जा रही है। तो मंगोलपुर इलाके में ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोग इस ट्रक के नीचे दब गए। इस पर जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता मानव कश्यप से, जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मानव, ये भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि
ट्रक के नीचे 4 लोग फंसे हुए थे, जिसे एक को तो सुरक्षित निकाल लिया गया था। बाकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है गंभीर, जो लोग फंस गए थे ट्रक के नीचे? जी आपको बता दें कि जो ये मामला है कल ये रात 10:30 से 10:30 बजे के बीच का है, जिसके बाद वहां पर अन्य विभाग के लोग वहां पर पहुंचे, दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची, जिसके बाद 3 लोगों को वहां पर से रेस्क्यू करके पास ही के संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। और उसके अंदर अभी जो अपडेट आ रही है उसके अंदर एक 60 साल का जो एक व्यक्ति है उसकी मौत बताई जा रही है कि अगर हम दिल्ली पुलिस की माने तो उनके जो वहां से जो सूचना मिली है हमको कि एक जो व्यक्ति था जिसकी उम्र 60 साल बताई जा रही है उसकी मौत हो चुकी है। अभी तक उसकी कोई शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। जी, बाकी के जो अन्य लोग जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनकी हालत किस तरह की बनी हुई है, इसकी कोई जानकारी आपके पास? जी आपको बता दें कि जो बाकी जो 3 लोग वहां पर जो मतलब उसके नीचे दबे थे, उसमें से जो एक व्यक्ति था उसको तो वहां से मतलब ज्यादा चोट वहां पर नहीं थी, और जो 2 व्यक्तियों को जो संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उनकी जो अभी हालत है काफी ठीक बताई जा रही है। जी बिल्कुल। अब आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों से बातचीत की होगी आपने, कैसे ये सड़क हादसा हुआ, क्योंकि 4 लोग ट्रक के नीचे दब गए, बड़ी बात है, और इस तरीके से जो ट्रक है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्या कुछ पूरा मामला था? आपको बता दें जो दिल्ली जल बोर्ड के जो सीवर लाइन है, यहाँ पर सीवर लाइन लगी हुई है, उसको धंसने की वजह से वो ट्रक जो उसके जो टायर था वो ट्रक जो उसके सीवर के अंदर गया, जिसके बाद वो वहां से पलट गया। आपको बता दें कि ये जो एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सरकार पर उठता है कि पीडब्ल्यूडी के जो रोड है और दिल्ली जल बोर्ड का जो सीवर है उसकी समय समय पर जो रिपेयरिंग है वो नहीं करी जाती। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते मासूमों की जिंदगी इस तरीके से खतरे में आ जाती है, और रोडों की मरम्मत सही समय पर नहीं होती, इस तरीके के सीवर लाइंस की मरम्मत सही से नहीं होती है, समय पर नहीं होती है, जिसके कारण ये बड़े हादसे हो जाते हैं, जिसमें 60 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही। खबर मेरठ से है, जहां बहन पर फबतिया कसने का विरोध एक युवक को भारी पड़ गया। विरोध करने पर मनचले युवक को गोली मार दी गई। मनचले युवक ने उस युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आरोपी मनचला युवक को गोली मारकर फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी मनचले की तलाश में जुटी। खंकरखेड़ा क्षेत्र के पावली खास गांव का मामला, यानी अपनी ही बहन पर रोक-टोक करना एक भाई को भारी पड़ गया। जहां मनचले ने युवक को गोली मार दी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं मनचला मौके से फरार है। बहन पर शिकंजा कसना एक भाई को भारी पड़ गया, जहां मनचले ने भाई को गोली मार दी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मेरठ से राजू शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। और हमारे साथ इस पर संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं लाइव। जी राजू, क्या कुछ ये पूरा मामला है कि बहन पर भाई को रोक-टोक करना इतना भारी पड़ गया कि मनचले ने भाई को ही गोली मार दी? बिल्कुल, देखिए सौम्या, ये मेरठ के थाना कंकरखेड़ा के पावली खास गांव का ये पूरा मामला है, जहां कल देर शाम एक भाई को बहन पर फपतिया जो युवक मनचला कस रहा था उसका विरोध करना भारी पड़ गया। बात इतनी बड़ी कि जो मनचला था उसने तमंचा निकाला और भाई को गोली मार दी, जिसके बाद जो भाई है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया है, जो वहां पर उसकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब क्या भाई अपनी बहनों की जो सुरक्षा है वो भी नहीं कर पाएंगे? क्या मनचलों का विरोध जो किया जाएगा भाइयों के द्वारा फतिया कसने का, तो क्या गोली मार दी जाएगी? तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण से साफ हो जाता है कि जो मनचले है उनका दुस्साहस लगातार मेरठ में बढ़ता जा रहा है। ये कोई पहला प्रकरण नहीं है, अब से पहले भी कई ऐसे प्रकरण सामने आ चुके हैं जहां पर
मंचलों का विरोध करने पर गोली मारना, मारपीट करना, सर फोड़ देना, कई ऐसे प्रकरण मेरठ में सामने आ चुके हैं। लेकिन जो पुलिस का कार्रवाई है उस पर लगातार जो है वो सवाल खड़े होते हैं। अभी जो आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से काफी दूर है। पुलिस पकड़ने का जो दावा है वो कर रही है, कह रही है कि जो पुलिस की जो है वो तलाश में जुटी हुई है आरोपी की, लेकिन जो आरोपी है वो अभी फरार। जी सोमनाथ जी बिल्कुल, आपके द्वारा भी कई खबरें ऐसी भेजी गई हैं जिसमें पुलिस का खौफ इस तरीके के मनचलो दबंगों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। सरेआम इस तरीके से गोली मार देना या अपहरण कर देना, इस तरीके की मेरठ में वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। परिजनों से क्या कुछ बातचीत हुई? कितने दिन से ये मनचला उस लड़की को परेशान कर रहा था जिसका विरोध भाई ने किया था? बिल्कुल, देखिए ये कई महीनों पुराना प्रकरण है। अब से पहले भी इस मामले को लेकर आपस में झगड़ा हो चुका था दोनों पक्षों का, क्योंकि दोनों ही पक्ष आसपास के रहने वाले थे, एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। भाई ने पहले भी विरोध किया था मनचले का, तो उस दौरान भी कहा सुनी हो गई थी, लोगों ने समझाया तो मामला निमट गया था। लेकिन कल देर शाम फिर जो मनचला है उसने छेड़छाड़ या फतिया कसने का युवती से प्रयास किया, जब भाई ने देखा तो विरोध किया। विरोध करने पर जो मनचला है उसने गोली मार दी। लेकिन इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो मनचले है या बदमाश है मेरठ में लगातार पुलिस पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी अपहरण की वारदात आती है तो कभी व्यापारियों से लूट की वारदात आती है, कभी हत्याओं की वारदात सामने आती है। लगातार मेरठ में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लगातार फेल साबित हो रहा है। मेरठ के जो तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी है वो जो घटनाएं हो रही है उन्हें रोकने में नाकाम साबित होते नजर आ रहे। जी सोम जी, इस घटना को कितना समय हो गया और पुलिस के हाथ क्या अभी तक खाली है? कोई भी सुराग उस मनचले के खिलाफ नहीं मिला? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम की ये पूरी घटना है। पुलिस कह रही है कि जो आरोपी है हम उसकी लगातार पकड़ने के लिए दबिशें दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस के हाथों से अभी जो आरोपी है वो फरार है। पुलिस पकड़ने में नाकाम है। ये कोई ऐसा पहला प्रकरण नहीं है, अब से पहले कई ऐसे प्रकरण है जिनमें अभी पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। सिर्फ जो है कह देती है कि दबिश दी जा रही है, टीमें गठित की जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस फेल मेरठ में साबित नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस का रवैया बेहद लचर है मेरठ में, जहां कई इस तरीके के मामले सामने आ गए हैं और बहन की सुरक्षा करने पर मनचले को गुस्सा आ गया और उसने भाई को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया और पुलिस के हाथ अभी भी खाली। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता दें। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रामचरितमानस के बयान पर बोली अपर्णा यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिया था विवादित बयान। शबरी के झूठे बेर खाकर श्री राम ने कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे। बेर खाकर सतयुग में उन्होंने एक परम उदाहरण दिया। राम भारत का चरित्र है, राम किसी एक धर्म के नहीं है, ऐसा अपर्णा यादव ने कहा। तो आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और आइए आपको सुनाते हैं कि अपर्णा यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी झूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है।
तो आपने सुना कि अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा कि भगवान राम के बारे में ऐसा कहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आज भी भारत में कहा जाता है बेटा हो तो राम जैसा हो। तो आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरीके के विवादित बयान में फंसे रहते हैं और वो बयान देते रहते हैं। और इस बार रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने विवादित बयान दे दिया। इस खबर पर बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अनिल मीणा संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल, एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल बिगड़े हैं। उन्होंने अब की बार रामचरितमानस पर अटैक किया है, बोला है कि रामचरितमानस को सही होना चाहिए, एक जाति पर काउंटर है। इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल सौम्या, जनपद बुलंदशहर में देर शाम सांवरिया सेठ नाम से एक भजन संध्या कार्यक्रम कोतवाली नगर क्षेत्र के निवास ग्राउंड में हो रहा था। उसमें देर शाम जो मुलायम सिंह यादव की जो बहू हैं और बीजेपी की जो नेता हैं अपर्णा यादव देर शाम पहुंची थी। और उन्होंने जब वहां देर शाम पहुंची थी तो उन्होंने मीडिया के द्वारा जब बातचीत की गई तो मीडिया उन्होंने जो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस तरह से रामचरितमानस के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी तो उसको लेकर अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के चरित्र पर ही खुद उंगली उठाई है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह के एक नेता के लिए बयानबाजी करना कहीं ना कहीं खुद के चरित्र पर एक उदाहरण पेश करता है, क्योंकि उन्हें अपना पहला चरित्र देखना चाहिए। जबकि सब पूरा संसार जानता है, पूरा देश जानता है कि हर व्यक्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, अगर उनके चरित्र पर इस तरह की टिप्पणी कोई करता है तो वो स्वयं में ही अपने आप को एक गलत नजरिए से देख रहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि हर संसार में हर एक माता के लिए राम जैसे पुत्र की ही जरूरत होती है। हर माता चाहती है कि हमें अगर पुत्र हो तो राम जैसा हो। उन्होंने भगवान राम की जो रामायण उसके लिए भी कहा है कि उन्होंने शायद रामचरितमानस को पढ़ा नहीं है, इसलिए वो रामचरितमानस के बारे में जानते नहीं है, वो अनजान व्यक्ति हैं। और इस तरह की नेता के द्वारा टिप्पणी करना कहीं ना कहीं एक अशोभनीय बात है। तो उन्होंने कहा है कि राजनीति में इस तरह की जो टिप्पणी जो लोग करते हैं वो पहले सबसे पहले अपने चरित्र को देखें। तो अपर्णा यादव ने तीखे वार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंदे बयानबाजी की है। उनको ये जनता से और सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए और भगवान राम के प्रति जिस तरह से उन्होंने भाषा बोली है उसके लिए उन्हें सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जी अनिल, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस रामचरितमानस में एक जाति विशेष का अपमान हुआ, तो उसको काउंटर करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि इसी रामचरितमानस में लिखा है कि उन्होंने राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। तो कहीं ना कहीं उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि राम ने तो जातियों के बैरियर यानी कि जातियों को पहले से ही इस तरीके से तोड़ करके रखा है कि किसी जाति में किसी को नहीं बांधना है। तो इस पर क्या कुछ अपर्णा यादव ने कहा, पूरा बताइए। जी देखिए, बिल्कुल अगर जाति की बात कहें तो जो अपर्णा यादव हैं उन्होंने साफ साफ शब्दों में सीधे सीधे कहा है कि भगवान जो राम है वो किसी जाति विशेष के नहीं है, वो समस्त संसार के भगवान है। और उन्होंने सभी को जो सबरी जो थी उन्होंने सबरी के जो झूठे बेर खाए थे, उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाने के बाद संसार को यही उदाहरण दिया कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसी से जाति धर्म की बात ना करे और सभी को एक समान समझे। उन्होंने जिस तरह से जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे उनको जो आज भगवान के रूप में पूजा जाता है, और उन्होंने यही उदाहरण संसार के लिए इसलिए पेश किया था कि जो आने वाले समय में कोई भी जाति भाव में नहीं बहे। और इसको लेकर भी लेकिन लोग आज कहीं ना कहीं भी जाति भाव में बह जाते हैं और जो भगवान राम के चरित्र पे भी जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, रामचरितमानस पे टिप्पणी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक हैरान कर देने वाली बात है। इसको लेकर अगर बात करें तो अपर्णा यादव ने जिस तरह से कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को माफी मांगनी चाहिए, उसको लेकर जनपद बुलंदशहर की बात करें, पूरे लोगों की जो धार्मिक लोग हैं, जो साधु संत हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो बात है करना कि एक नेता के लिए शोभा नहीं देता। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो खुद एक अच्छे नेता नहीं है, वो खुद अपने चरित्र को देखें, जिस तरह से उनका चरित्र उन पे लगातार इस तरह के पहले भी कहीं ना कहीं अशोभनीय जो चरित्र के ऊपर उनके पहले से भी दाग लगा हुआ है। और वो भगवान राम के जो भगवान राम है जिनकी पूजा की जाती है, और हर संसार की माँ यही चाहती है कि हमें जो अगर पुत्र हो तो राम जैसा पुत्र हो। और उसके लिए इस तरह की अगर बातें करें तो ऐसे व्यक्ति के लिए समाज से और उसका बहिष्कार करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरीके की बातें बेहद अशोभनीय है प्रभु श्री राम के लिए। तो अपर्णा यादव का बयान हमने आपको सुनाया था, जहां उन्होंने कहा कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर पहले ही कास्ट सिस्टम को तोड़ रखा था, इस बैरियर को तोड़ दिया था।
और स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के अक्सर बयान देते रहते हैं, जिसके बाद भूचाल मच जाती है। करते हैं खबर कानपुर से है, जहां कार चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। कार चालक ने टक्कर के बाद 1 किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटा। फजलगंज पुलिस ने दौड़कर कार चालक को पकड़ा। हादसे में घायल हुई स्कूटी सवार 2 युवतियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया। फजलगंज के गोविंदपुरी स्टेशन पुल का मामला। कार चालक ने स्कूटी को टक्कर मारी। कार चालक ने टक्कर के बाद स्कूटी को 1 किलोमीटर तक घसीटा। वहीं दौड़ करके पुलिस कर्मियों ने बजाई। ये देखिए स्कूटी की कितनी बुरी हालत है। और अच्छी बात ये रही कि दोनों युवतियां सुरक्षित हैं। हालांकि उन्हें काफी चोटें आई हैं, लेकिन उनकी हालत सुरक्षित है। और कार चालक ने टक्कर के बाद 1 किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटा। उसे समझ नहीं आया कि आगे स्कूटी फंसी हुई है या इस तरीके से घसीटता हुआ चला गया। कानपुर के गोविंदपुरी इलाके का ये मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हादसे में दोनों युवतियां बुरी तरीके से घायल हुई हैं, लेकिन उनकी जान बच गई है। ये अच्छी बात रही है। और कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। फजलगंज पुलिस ने दौड़कर कार चालक को पकड़ा। हादसे में घायल हुई स्कूटी सवार 2 युवतियां। कार चालक ने स्कूटी को मारी टक्कर। अब खबर आपको भिंड से देते हैं, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान फायरिंग भी हुई। पूर्व सरपंच समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगा। फायरिंग के 4 लोग घायल हुए हैं। बता दें इस फायरिंग में 4 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। साथ ही खेत में गाय घुसने के कारण ये विवाद हुआ था। गोहद थाना क्षेत्र का ये मामला। 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। विवाद के दौरान हुई फायरिंग। दो पक्षों के बीच हुआ ये विवाद, जहां विवाद के दौरान हुई फायरिंग और खेत में गाय घुसने के छोटे विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई और फायरिंग भी हुई, ऐसा बताया जा रहा है। पूर्व सरपंच और समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। फायरिंग में 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, इस घटना में फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद 4 लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। और खेत में गाय घुसने को लेकर, छोटे विवाद को लेकर इतना बड़ा हंगामा काटा गया, जहां फायरिंग भी की गई और 4 लोग इस फायरिंग में घायल भी हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एम्बुलेंस में कुछ घायल मौजूद हैं। किसी के पैर में तो किसी के हाथ में गोली लगी है। भिंड में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। अमरोहा में दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां दबंगों ने युवक को बैट से बेरहमी के साथ पीटा है। क्रिकेट खेलने को लेकर यह विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धनोरा के शेरपुर चुंगी का बताया जा रहा है मामला। अमरोहा में दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंगों ने युवक को बैट से बेरहमी के साथ पीटा। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था।
आपको बता दें खबर, जहां क्रिकेट खेलने को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक को दूसरे युवक ने जमकर बैट से पीटा और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी के साथ ये युवक दूसरे युवक को पीट रहा है, साथ ही अन्य युवक भी बैट से उसे मार रहे हैं। अब बाकी के लोग तमाशबीन करके इस पूरे ड्रामे को देख रहे हैं। किसी ने भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा और एक युवक को 4 युवक बुरी तरीके से पीट रहे हैं। एक गला दबाए हुए है तो दूसरे बैट से उसके सर पर वार कर रहे हैं। आगरा में जीआरपी थाना फोर्स को मिली बड़ी सफलता। ट्रेन के अंदर लूट और चोरी करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। कब्जे से 120 से अधिक ट्रॉली बैग, 100 ग्राम सोना बरामद किया गया। आधा किलो चांदी भी उनके पास से बरामद किया गया। ये ट्रेन के अंदर से चोरी करते थे और पिता पुत्र की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जीआरपी थाना फोर्स को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें ट्रेन के अंदर लूट और चोरी करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से तकरीबन 120 ट्रॉली बैग मिले हैं। 100 ग्राम सोने के आभूषण, साथ ही आधा किलो चांदी भी बरामद की गई है। आप देख सकते हैं कि ये यात्रियों के ट्रॉली बैग्स उठा ले जाते थे और 120 से ज्यादा इनके पास ट्रॉली बैग्स मिले हैं, जिनमें न जाने कितने लोगों का कितना कीमती सामान होगा, जिनको ये पिता पुत्र चोरी कर कर भाग निकलते थे। आपको बता दें 800 ग्राम के इनके पास सोने के आभूषण सहित आधा किलो चांदी भी बरामद की गई है। जीआरपी थाना फोर्स को मिली बड़ी सफलता। ट्रेन के अंदर लूट और चोरी करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया। कई दिनों से शिकायत मिल रही थी और इनके पास से 120 ट्रॉली बैग्स, 800 ग्राम सोने के आभूषण सहित आधा किलो चांदी बरामद की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों आरोपी पिता पुत्र भी इस तस्वीर में आपको दिखेंगे और 120 से अधिक बैग्स बरामद किए गए हैं, जहां अलग अलग तरह के हैंड बैग्स हैं, ट्रॉली बैग्स हैं, जिनको इन्होंने न जाने कितने महीनों से, सालों से चोरी कर रहे थे लोगों के सामान को। और 800 ग्राम सोना इनके पास से बरामद किया गया है, साथ ही आधा किलो चांदी। बांदा में फांसी के फंदे में महिला का शव लटकता मिला। महिला के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें दहेज के चक्कर में महिला की हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामला मटौद थाना क्षेत्र के बोधीपुरवा का। आपको बता दें कि महिला का शव फंदे से लटकता हुआ मिला, जहां मायके वालों ने दहेज के चक्कर में महिला की हत्या करने का ससुरालियों पर आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला मटौद का। फांसी के फंदे में लटकता मिला महिला का शव। महिला के परिजनों का आरोप कि लगातार दहेज की मांग कर रहे थे ससुराली जन, और जब दहेज नहीं दे पाए तो उन्होंने बेटी को ही उतारा मौत के घाट। और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद
मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां परिजनों का आरोप है कि दहेज के चक्कर में महिला की हत्या कर दी गई। कई दिनों से ससुराली दहेज मांग रहे थे और जब हम समर्थ नहीं थे दहेज देने में तो उन्होंने बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। और अब खबर जीरकपुर से है, जहां रेप एवं संगीन मामलों में संलिप्त आरोपी को पुलिस को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन का पुलिस रिमांड में भेजा है। साथ ही जीरकपुर के बलटाना चौकी ने धारा 376 के अधीन दर्ज मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर जून 2022 में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस को इसकी लंबी अरसे से तलाश थी। मोहाली के डेरा बस्सी के अंतर्गत आती पुलिस चौकी मुबारकपुर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कस्टडी में मुलजिमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही आम जनमानस ने भी इसमें हिस्सा लिया। पुलिस चौकी इंचार्ज कुलवंत सिंह ने बताया कि इससे खूनदान कैंप के दौरान आम लोगों से मिलजोल भी बढ़ रहा है और लोग खून दान कर और लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिले के माकड़ी के ग्राम बागबेड़ा होटल पारा में दोपहर 2:30 बजे एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क दुर्घटना में 50 से अधिक लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार होकर लोग सगाई के लिए कालागांव से कपेना गांव की तरफ जा रहे थे। हादसे में पिकअप सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें आई है। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए माकड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर जगदलपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा आगामी मार्च महीने में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के रायपुर आगमन के संदर्भ में कार्यकर्ताओं के संग बैठक के संबंध में 8 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। जहां प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने बताया कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। उनकी विफलताओं के संबंध में पार्टी के कार्यकर्ताओं संग बैठक कर आगामी मार्च महीने माह में केंद्रीय मंत्रियों सहित आपके वरिष्ठ नेताओं का रायपुर पहुंचने पर उनके साथ बैठक विचार विमर्श करना और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में पार्टी के नेताओं के संग आगे की रणनीति तय करना मुख्य उद्देश्य है। संजीव झा ने बताया कि आप देश की पहली पार्टी जिसने 10 वर्ष के अल्प समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है। पहले 1 मार्च तक हम हर एक गांव में हमारी अपनी एक समिति बन जाएगी और 19 मार्च को रायपुर में केंद्र के सभी नेता आकर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और फिर उसके बाद चुनावी कैंपेन का आगाज होगा। तो आज आने का उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ताओं से संवाद करें, साथ साथ किस तरह से राज्य सरकार विफल रही है इसके बारे में विस्तार से चर्चा अपने कार्यकर्ता और यहाँ की जनता के साथ करें। 2023 में क्या मुद्दे रहेंगे अपने चुनाव? 2023 में देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का अपना एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिस मॉडल ऑफ गवर्नेंस में कहा जाता है कि हर एक बच्चों को अच्छी शिक्षा मुक्त मिलनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा मुक्त मिलनी चाहिए, बिजली 300 यूनिट बिजली मुक्त मिलना चाहिए, महिलाओं को 1000 रुपये 18 से ऊपर के लोगों को मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिलना चाहिए। किसान स्वाभिमान से किसानी कर पाए, उसको अभी ये नहीं लगा कि ये मेरा कोई रोजगार है, वो काम कोई और करता ये मेरा व्यवसाय है, मैं किसान हूँ। कोई कहते मैं किसान नहीं, मेरा व्यवसाय है। तो किसान को व्यवसाय लोग मान पाए, साइंटिफिक तरीके से खेती कर पाए, उसके वो मुख्य आय के स्रोत बन पाए ताकि उनके घर चल पाए, उनको लगे कि हम किसान के अमीर बन सकते हैं। और अब खबर रतलाम से है, जहां पति ने पत्नी सहित बच्चों की हत्या कर दी। वहीं 2 नन्हे बच्चों के साथ पत्नी को धारदार हथियार से काटकर घर के अंदर दफना दिया। बेरहमी से बाप ने दोस्त का सहारा लिया। पत्नी और दोनों बच्चों को मारने में बेरहमी बाप को दया तक नहीं आई। हत्या लगभग 2 माह पूर्व की बताई जा रही है। पड़ोसियों को बदबू आने पर पुलिस को शिकायत की गई। हत्या करने वाला व्यक्ति सोनू पिता राजेश तलवाड़े विंध्यवासी कॉलोनी का रहने वाला है। सोनू की दूसरी पत्नी थी निशा, जिसकी बच्चों के साथ हत्या कर दी गई। एक बच्चे की उम्र 4 तो दूसरे बच्चे की उम्र 7 बताई जा रही है।
आरोपी 2 माह से तीनों की हत्या कर उसी घर में रहकर खाना पीना कर रहा था। आगे इसमें पीएम रिपोर्ट्स आएंगी। पीएम की जो रिपोर्ट के बाद साथ में डीएनए एनालिसिस के बाद शिनाख्त 100% कंफर्म होगी। परंतु अभी जो शवों के पास से शवों के पहने हुए जो कपड़े समझ में आए हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, उससे देख के लग रहा है कि ये उसी के परिवार के जो बीवी और 2 बच्चे हैं। प्रोफाइल क्या सर? आरोपी का प्रोफाइल क्या? आरोपी लगभग 33-34 साल का है और ये अपने आप को रेलवे में गैंगमैन होना बता रहा है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। अभी उस एंगल पे पूरा वेरीफाई नहीं किया गया है, परंतु इसके द्वारा जो बताया गया है कि ये रेलवे में कार्यरत है। वजह जो इसके द्वारा बताई गई है प्रारंभिक पूछताछ में, वो पारिवारिक कलह और लगातार पिछले 5-7 माह से इनके बीच में आपसी जो कलह है और झगड़ा बढ़ जाने के कारण एक तात्कालिक घटना इसके द्वारा बताया गया है। परंतु हम लोग आसपास के लोगों से भी पूछताछ करेंगे, इनके अन्य परिवारजनों से भी पूछताछ करेंगे। ये इनके द्वारा जो बताया गया है कि ये इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है जिससे कि वो अलग रहने लगा है और एक मेंटेनेंस का प्रकरण भी इसका चल रहा है। मेंटेनेंस इसके द्वारा दिया जाता है। इसके आरोपी के बताए अनुसार ही ये उसकी दूसरी पत्नी है। छिंदवाड़ा जिले के सौंसौर विधानसभा क्षेत्र के मोहखेड़ तहसील, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह विकास खंड भी है, जहां पर भाजपा के द्वारा स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मोहखेड़ से उमरनाला तक इस यात्रा में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश देखा गया। 7 किलोमीटर की इस पदयात्रा में आकाशभेदी नारों और उत्साह ने क्षेत्रवासियों को आकर्षित किया। जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किए। कार्यक्रम का समापन उमरानाला में किया गया। पूर्व राज्य मंत्री नानाभाऊ मोहड़ के नेतृत्व में मोहखेड़ से रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग नजर आए। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद अपने गृह विकास खंड की जनपद एवं जिला पंचायत सीट नहीं जीता, वे क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभा को पूर्व राज्य मंत्री नानाभाऊ मोहड़ ने भी संबोधित किया। मंच संचालन श्यामू साहू ने किया। चित्रकूट तहसील पहुंचे आधा सैकड़ों भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मंझगवा एसडीएम को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि धार्मिक क्षेत्र की प्रकृति पहाड़ियों में अवैध खनन बंद होने के नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं धार्मिक नगरी में प्रतिबंध के बाद भी 40 जगहों पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इसके अलावा ये भी मांग की गई कि चित्रकूट शहर में लगी 24 घंटे की नो एंट्री में छूट दी जाए। आपको बता दें कि राजस्व अमले की ये सह पर धार्मिक क्षेत्र में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है, तो वहीं स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता के चलते जगह जगह अवैध शराब की बिक्री हो रही है। शराब शाम होते ही उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं और संभ्रांत नागरिकों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। हालात ये है कि चित्रकूट में फैल रही अराजकता से आम जनमानस परेशान हो गया है, जिसको लेकर मंडल चित्रकूट के बीजेपी नेताओं, नगर परिषद के भाजपा पार्षदों एवं बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा मंझगवा एसडीएम पीएस त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा गया। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस राजस्थान द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्य वक्ता और अतिथि प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शशि थरूर, पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती तथा राजस्थान प्रोफेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रुक्ष्मणी कुमारी की गरिमामयी उपस्थिति थी। कार्यक्रम में प्रोफेशनल कांग्रेस के बीते 5 सालों की विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और अन्य गतिविधियों पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में प्रारंभ में रुक्ष्मणी कुमारी ने अतिथियों का स्वागत किया और राजस्थान चैप्टर के लक्ष्यों और कार्यों को प्रस्तुत किया। इसके बाद पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अपने सेवा काल में दौरान अनुभवों के आधार पर राज्य सरकार की प्रमुख जनहित की योजनाओं पर विस्तार से वर्णन किया। लक्ष्मणगढ़ में श्री आदे जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर शनिवार को कुम्हार समाज की बैठक हुई। ये जानकारी देते हुए मुकेश कुमावत ने बताया कि 23 जनवरी को श्री आदे जयंती पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा को लेकर शनिवार को स्टेशन रोड स्थित मारुति नंदन बालाजी मंदिर में राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम प्रजापत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में
सोमवार को श्रीयादे जयंती के उपलक्ष्य में लक्ष्मणगढ़ में निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर समाज के लोगों से चर्चा की गई और रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के जिलाध्यक्ष संपत प्रजापति, सुशील कुमावत, रमेश प्रजापत, महेश कुमावत आदि लोग मौजूद रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा कि समाज के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है और भावी पीढ़ियों को ज्ञान आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान करने से राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। राज्यपाल ने ये बात ऊना जिला स्थित गुसाड़ा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल ने कहा कि आगामी 25 वर्ष देश की भावी पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इन 25 वर्षों को अमृतकाल की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों के उपरांत देश का भविष्य क्या होगा, वर्तमान में इस बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सकारात्मक दिशा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा कर आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। इससे पूर्व राज्यपाल ने स्कूल के नवनिर्मित भवन को लोकार्पण भी किया। इस विद्यालय का जो कार्यक्रम यहाँ आज बन रहा है उसमें मेरा यहाँ सम्मिलित होना बिल्कुल किसी कार्यक्रम में नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, परंतु अपने मेरे मित्र जो हैं धनंजय वार्नेकर और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।